चलो ठीक, ओके। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सभी के, कैसे है सभी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? क्लास में अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप कर देंगे जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप कर देंगे जल्दी से। चेक करेगा ये इसके पहले। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत मूलभूत गणित में, लेक्चर नंबर 10 आज हमारा। आज की क्लास में है ना, हमें बस 1-2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर में। आज की क्लास में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक शुरू करना है, जिसे कहते हैं अवकलन। अवकलन शुरू करना है। ग्राफ में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो करना है ना। मुझे पता है होमवर्क में काफी सारे क्वेश्चंस थे, बच्चों को डाउट जा रहे थे कि अरे सर ये वाला क्वेश्चन नहीं, वाला ये नहीं बना, वो नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में हमारे 2-4 ग्राफ बचे हुए थे, इजी से, सिंपल से होते, वो भी मैं बता दूंगा, वाले ग्राफ बन जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर हम अवकलन पढ़ना शुरू करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास चलिए तो एक बार हम सब कर देंगे जल्दी से सभी बच्चे। ऐप में चलिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ चलिए, क्या क्लास चल गई है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रानी, ललिता, सिया, खुशबू, मुस्कान, शिवम, पायल, जाकिर हुसैन, रूपाली, वेरी गुड इवनिंग। क्या क्लास चल रही है? थम्स अप कर देंगे एक बार जल्दी से सभी। वेरी 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 गुड इवनिंग। चल, बहुत बढ़िया। तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। इंपॉर्टेंट सी बातें थी ग्राफ को लेकर। ग्राफ को लेकर मैंने ढाल बताया था आपको, एक हंसता हुआ और एक रोता हुआ पैराबोला बताया था। उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे 2-3, फिर उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो भैया सवाल पहले एक बार रिविजन कि अगर मेरे पास जब भी ग्राफ हो, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, y अक्ष x अक्ष, तो अगर मेरे पास ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है सर? ये हंसता हुआ परवलय बन रहा है, मतलब इसकी ढाल बढ़ रही है, इसकी ढाल बढ़ रही है। अगर ये ऐसा है तो सर ये रोता हुआ परवलय बन रहा है, तो इसकी ढाल घट रही है। अच्छा, और इसके अलावा ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसकी ढाल नियत है। ढाल नियत है, ठीक है। हाँ, दिख रहा है, ओके ठीक है। चलो, तो ये इतना हम कर चुके थे सब कुछ, तो ये वाली बातें हमने कर ली थी। अब इसी पे मुझे 2-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने हैं आपको। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़कर, मैसेज नहीं जा रहे अरुण बेटा, अरुण महेश्वरी आपके मैसेज आ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ के और भी ग्राफ पढ़ना चाहेंगे। तो 1-2 क्वेश्चंस कर रहे थे प्रैक्टिस के लिए, तब तक और भी बच्चे जो रह गए होंगे कहीं ना कहीं किसी कोने में, वो भी बाहर निकल आकर आ जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते। जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में जब हम मिले थे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, y अक्ष और x अक्ष में मान के चलो कि मेरे पास ये इतना ही परवलय है, मतलब परवलय है या ऐसा बोल दो आप अति परवलय है, इतना हिस्सा है। इसमें मैंने बनाए 3 बिंदु, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, बिंदु नंबर 3। तो ये M1, M2, M3 में क्या हो रहा है?
4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। मतलब M1 बड़ा है M2 से, M2 बड़ा है M3 से। बी ऑप्शन, ढाल M3 पे सबसे ज्यादा है, M1 पे सबसे कम है। ढाल M1 पे ज्यादा है, M3 पे उससे कम है, और M1 पे सबसे कम है, सॉरी M2 पे सबसे कम है। या ढाल जो है वो M2 पे सबसे ज्यादा है, उससे कम M1 पर है, और सबसे कम M3 पर है। चारों में से क्या ऑप्शन होगा? मतलब ढाल कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी। तो हमने पढ़ा था, क्या ट्रिक पढ़ी, क्या पिछला पढ़ा कि सर यह जो भी हिस्सा है यह किसी हंसते हुए पैराबोला का हिस्सा है। कैसा पैराबोला है? हंसता हुआ पैराबोला। देखो ध्यान से, हंसता हुआ वक्र है ये। अभी आधा हंसा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे तो पूरा हंसेगा। मतलब है कि यहां पर हमें पता है सर जब हंसता है तो ढाल बढ़ती जाती है। तो एक से 2 से 3 पर आएंगे तो ढाल बढ़ेगी। मतलब सबसे ज्यादा ढाल जो होगी वो तीसरे पे होगी, उससे कम दूसरे पे होगी, सबसे कम ढाल जो है वो पहले वाले पे होने वाली है। तो ऐसी कुछ बातें हमने क्लासेस में कर ली थी, है ना। तीसरे वाले पे ढाल क्या है? तीसरे वाले पे ढाल 0 है, दूसरे वाले पे नेगेटिव, पहले वाले में और ज्यादा नेगेटिव है, और ज्यादा नेगेटिव है। तो और ज्यादा नेगेटिव है कहने का मतलब क्या रहा? कहने का मतलब रहेगा कि सर M3 बड़ा है M2 से, और सबसे M3 सबसे बड़ा है, M2 सबसे छोटा है, और M1 सबसे छोटा है। ठीक है, तो ऐसी कहानी रहने वाली है इसमें ढाल में। चल आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा हम एक और सवाल करना चाहेंगे इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल। ध्यान से गौर फरमाकर सवाल देखेंगे, है ना। यहां पर मेरे पास y अक्ष है और मेरे पास x अक्ष है। यह मैंने बोला परवल है, ठीक है। तो इसकी ढाल बढ़ रही है, घट रही है, घटकर बढ़ रही है, बढ़कर घट रही है। 4 ऑप्शन, है ना। कैसे? कि सर इसकी ढाल जो है ना, ढाल क्या हो रही है? तो इसका पहला सवाल जो है ढाल, तो हमें पता है सर इसकी ढाल बढ़ रही है ना, A से B से C जाने में, है ना। तो यह पूरे परवल की ढाल बढ़ रही है। ढाल क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसके अलावा हमसे इसका एक और सवाल बनाकर पूछ सकता है। क्या सवाल बना के पूछ सकता है? ढाल का परिमाण, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण क्या हो रहा है? 4 ऑप्शन, बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी घट रहा है, ऑप्शन नंबर सी बढ़कर घट रहा है, ऑप्शन नंबर डी घट कर बढ़ रहा है। घट कर बढ़ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताएंगे, ट्राई करेंगे क्या हो रहा है। तो सर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्या है इस सवाल का राज? आओ मिलकर जाने एसपी सर के साथ। तो यहां पर ढाल का परिमाण क्या हो रहा है? ढाल का परिमाण। तो ढाल का परिमाण कैसे पता कर सकते हैं सर? देखो, ढाल का परिमाण, ओहो हो सर, ढाल तो निरंतर बढ़ रही है, लेकिन ढाल का परिमाण क्या हो रहा है? तो देखो, परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण माने क्या? परिमाण मतलब क्या होता है? ढाल का परिमाण क्या होता है? तो ढाल का परिमाण अगर हम पता करेंगे, ढाल का हम परिमाण पता करेंगे, तो परिमाण क्या होता है? परिमाण मतलब वैल्यू, परिमाण मतलब वैल्यू या आंकिक मान लिख सकते हो आप। आंकिक मान, आंकिक मान मतलब आपको बस वैल्यू बतानी है कि भैया ये नंबर कैसा है, ठीक है। आपको प्लस माइनस से नहीं देखना है, आपको प्लस माइनस से नहीं देखना है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पर हमने एक एग्जांपल समझा था कि सर ढाल क्या हो रही है, तो आपने बताया था सर हमें ढाल बढ़ते जा रही है। जैसे एग्जांपल देखा था हमने कि मेरे पहले टेस्ट में आ गए -30 नंबर, फिर आए -20 नंबर, फिर आए -10, फिर आए 0, फिर आए 5, 10,
40, 50 ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो यह ढाल निरंतर बढ़ता जा रहा है, ढाल निरंतर बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम ढाल का परिमाण कैसे देखते हैं ना, किसी भी चीज का परिमाण कैसे देखते हैं, तो ध्यान से सुनना इस बात को। ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण, परिमाण मतलब वैल्यू, परिमाण मतलब क्या होता है, वैल्यू। मतलब आप प्लस माइनस मत देखो, आप केवल वैल्यू समझो, वैल्यू मतलब माइनस में नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने आए इससे फर्क पड़ता है। तो सर ऐसा माइनस में मैं माइनस में 800 लिया हूं, जैसे 800 तो नहीं आए, चलो 720 मान के चलो 720 नंबर, तो 720 का पेपर होता है, मैं माइनस में 600 लिया हूं, तो क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, माइनस में तो क्या ही होगा। ये माइनस में परिमाण रखने का मतलब क्या हुआ है ना, या परिमाण का मतलब क्या हुआ ढाल का। तो ये -30 है, इसका परिमाण जो होगा वो 30 होगा, -30 का परिमाण होगा 30, -20 का परिमाण होगा 20, -10 का परिमाण होगा 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा आगे बढ़ता है। तो अब बताओ ढाल का परिमाण क्या हो रहा है, ढाल का परिमाण। सर ढाल का परिमाण पहले घट रहा है, 0 हुआ फिर बढ़ रहा है। तो अगर तुमसे ढाल पूछी जा रही है, ध्यान से ढाल पूछी जा रही है तो हंस रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ढाल का परिमाण, परिमाण मतलब वैल्यू, वैल्यू। तो ढाल का परिमाण ये यहां तक घट रहा है, घटता है फिर बढ़ता है। है ना, देखो पहले 0 हुआ, पहले 0 हुआ, फिर 0 से आगे बढ़ने लगा, तो पहले घटकर बढ़ता है ना, क्या करना है, घटकर बढ़ता है। परिमाण, परिमाण, परिमाण। बेटा कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, रोशनी बेटा चिंता ना करो। चलिए, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो पिछली क्लास में काफी सारे बच्चों को डाउट वगैरह गए होंगे, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है मेरे पास जो मुझे पता आप लोगों को डाउट वगैरह में गए थे, क्योंकि वो हमारा हुआ नहीं था। तो जैसे अब आगे पढ़ते हैं, हम नई चीज पढ़ना शुरू करते हैं, व्रत। व्रत क्या होता है, व्रत का समीकरण क्या होता है, और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें देखनी होगी। तो इस पे एक दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए भी थे, और कुछ इक्वेशन में आपको बताकर भी गया था। क्या, मान के चलो कि मेरे पास यहां पर एक एक्स अक्ष है, यहां पर एक वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है, तो इनमें हमने बोला कि सर यहां पर, यहां हमारे पास एक्स अक्ष है, यहां हमारे पास वाई अक्ष है, और ये हमारे पास एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां पर मिल रही है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। अब मान के चल मेरे को यहां पे व्रत बनाना है, व्रत बनाना है, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि व्रत कब बन रहा है, मुझे पता कैसे चलेगा व्रत बन रहा है। जैसे मेरे को पता चला कि y बराबर mx है, या y बराबर x का जब भी समीकरण होगा, y और x एक दूसरे के समानुपाती होंगे, x और y की दोनों की घात 1-1 होगी, तब सरल रेखा बनती है। दोनों में से कोई भी एक स्क्वायर हो जाएगा तो परवलय बनता है। अब मान के चलो दोनों के दोनों स्क्वायर में है और जुड़ रहे हैं, जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ठीक है। कुछ सी लिखते, कुछ आर लिख देते कुछ लोग। तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये एक व्रत का समीकरण है। किसका समीकरण है, व्रत का समीकरण। इसमें हमने वैसे ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाना है, बस इतनी सी बात बताना चाहिए कि व्रत का जो समीकरण होता है वो दिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब इस समीकरण में हमें क्या क्या समझना है, इसमें कुछ बेसिक सी बातें पता करनी है। जैसे अगर मान के चलो यहां पर यह व्रत है हमारे पास, ये व्रत है, तो ये व्रत का समीकरण हमें पता चल चुका है। अब इसका केंद्र क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी। व्रत में देखो, व्रत जो होता है, व्रत में दो ही इंपॉर्टेंट सी बात होती है, एक उसका केंद्र और त्रिज्या। तो ध्यान समझना, जब भी आपको समीकरण दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब कि इसका केंद्र मूल बिंदु है। मतलब इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु केंद्र है। मूल बिंदु, मूल बिंदु
मूल बिंदु केंद्र है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 0,0 केंद्र है। जब भी हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, सी कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसमें हमारे पास अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर लिख रहे हैं और मूल बिंदु केंद्र आ चुका है, तो ये सी क्या है एक्चुअल में, यह इसकी त्रिज्या को चिन्हित करता है, यह इसकी त्रिज्या को चिन्हित करता है। तो त्रिज्या होगी सी, त्रिज्या क्या होगी, सी। सी का स्क्वायर है समीकरण में, लेकिन त्रिज्या होगी सी। सिर्फ कैसी अजीब सी बातें चल रही है, देखो इसे मैं क्लैरिफाई करता हूं, है ना, कैसी अजीब सी बातें चल रही है, इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम। देखो भाई, तो यहां पर अगर हम ऐसा समझे कि यहां पर हम ऐसा समझे कि त्रिज्या सी है, त्रिज्या सी है, तो ये सी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कितनी है कैसे पता करेंगे। तो यह सी का स्क्वायर होगा समीकरण में, लेकिन त्रिज्या सी ही रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल से ये कहानी को समझते, एग्जाम्पल से समझते इस कहानी को। मान के चलो आपको समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि ये वृत्त का समीकरण है क्या? बिल्कुल, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोई भी नियत मान आएगा तो ये एक वृत्त का समीकरण है। किसका समीकरण है? वृत्त का समीकरण है। तो इसका केंद्र क्या होगा? केंद्र, तो इसका केंद्र जो है वह बराबर है 0,0 के। केंद्र किसके बराबर है? 0,0 के बराबर है, क्योंकि यह भी यहां पर भी यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब भी लिखा होगा तो ये क्या है? केंद्र ही, यह मूल बिंदु ही इसका केंद्र होगा। अब इसकी त्रिज्या क्या आएगी? तो त्रिज्या क्या आएगी उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसकी त्रिज्या जो होगी, हमें पता चला कि त्रिज्या तो होती है सर सी, सी, तो सी स्क्वायर है 25, तो सी क्या होगा? यदि यदि सवाल वाला बोल रहा है, यदि सवाल वाला बोल रहा है सी स्क्वायर है 25, तो सी की वैल्यू होगी 5, क्या होगी? 5। तो त्रिज्या क्या आएगी इसकी? 5 आ जाएगी त्रिज्या। कितनी आ जाएगी इसकी त्रिज्या? 5 आ जाएगी त्रिज्या। क्लियर है कहानी? तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें समझ में आनी चाहिए व्रत को लेकर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है व्रत में हमें, है ना। बस इतना पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो भी लिखा हुआ होगा तो वो किसका समीकरण है? एक व्रत का समीकरण है। कभी कभी, वैसे नीट में कभी नहीं होगा ऐसा, लेकिन गलती से ऐसा हो जाए, है ना, गलती से ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है सर। जैसे एग्जाम्पल में एक होमवर्क डाला हुआ है, होमवर्क में एक एग्जाम्पल डाला हुआ है आपको, कैसा? कि मान के चलो हमारे पास यदि ऐसा समीकरण हो जाए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। ये थोड़ा सा गणित है यार, इसे ना थोड़ा सा ज्यादा गणित है, इसलिए इसमें ज्यादा घुसना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं कि सर एक ऐसा वृत्त जो मूल बिंदु पर केंद्र ना रखता हो तो क्या करेंगे? मतलब मान के चल कि क्या हमेशा ऐसा ही समीकरण, क्या ऐसा ही वृत्त बनेगा इस दुनिया में? नहीं सर, इस दुनिया में ऐसा ही वृत्त बने ये जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि जो वृत्त बने वह केंद्र जो है उसका वो मूल बिंदु ना है। जैसे ये वाला जो वृत्त है, इसमें अगर मैंने बोला कि भैया ये मूल बिंदु पर केंद्रित नहीं है, ऐसा यहां पर वृत्त बन रहा है, मान के चलो ये वृत्त यहां बन रहा है, तो इसका केंद्र जो है वह मूल बिंदु नहीं है, तो कहां है? इस वृत्त का केंद्र यहां कहीं होगा, यहां पर कोई बिंदु होगा, मुझे नहीं पता वो बिंदु कहां है ना, मुझे नहीं पता वो बिंदु कहां है, कहीं भी हो सकता है, व्रत कहीं भी हो सकता है, लेकिन वह सर्कल, व्रत मतलब सर्कल होता है बेटा, व्रत मतलब क्या होता है? सर्कल। व्रत मतलब होता है सर्कल। अच्छा, तो अगर यहां पर यह सर्कल है तो इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु ना रहे, तो उस कंडीशन में या उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में हमारे पास समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एच माइनस एच, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर होगा सी का स्क्वायर। तो इसका जो केंद्र होगा, केंद्र जो होगा वो एच कॉमा के हो जाएगा, एच कॉमा के हो जाएगा, और त्रिज्या जो होगी वह सी होगी, त्रिज्या जो होगी वो सी होगी। सर एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल ले भैया, तो एग्जाम्पल ले ले, मानेगा तो है ही नहीं तू बिना एग्जाम्पल के। एक एग्जाम्पल कर लेते इतनी सी बात पे। मान के चलो हमें लिखा हुआ है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस
4 का स्क्वायर बराबर है 49, 49। तो अब आपको बताना है कि ये क्या वृत्त का समीकरण है? हाँ बिल्कुल, जब भी एक्स स्क्वायर एक्स और वाई का स्क्वायर होगा तो वृत्त का समीकरण होगा ही होगा। अब यहां पर इसका केंद्र क्या है? तो सर अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो उसका केंद्र 0,0 होता। लेकिन यहां पर अगर मैं इससे कंपेयर करूं, उसमें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तुझे कंपेयर करना, अच्छा ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है, तो इसमें h क्या, h कुछ भी हो सकता है ना, h बस है x निर्देशांक है केंद्र का, x निर्देशांक है केंद्र का। तो यहां पर h किसके बराबर आ गया सर? h बराबर आएगा 3 के, है ना। झूठ बोले काला कौवा काट खाए तुझे, और तेरे मन में ऐसा लग जाए कि सर -3 आएगा। नहीं नहीं, देख ध्यान से, फॉर्मूले में माइनस है, तो ये भी माइनस आ गया, माइनस माइनस ठीक है। h की जगह 3 रखा है बस। केंद्र पता चल गया, ये h k की जगह क्या आ गया? k की जगह आ गया सर 4। तो इसका जो केंद्र बिंदु आएगा, मतलब कि व्रत का केंद्र कहां होगा? व्रत का केंद्र कहां होगा? व्रत का केंद्र होगा 3,4 पर। व्रत का केंद्र होगा 3,4 पर, व्रत का केंद्र आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब सर सी स्क्वायर जो होगा 49 आ गया, सी स्क्वायर जो है 49 आ चुका है। सी स्क्वायर कितना आएगा? 49 आएगा सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अगर 49 है तो इसका मतलब क्या हो गया? सी स्क्वायर 49 है, तो बताओ भाई सी की वैल्यू कितनी आ गई सर? सी की वैल्यू 7 आ गई, मतलब इसकी त्रिज्या जो है वह 7 है। त्रिज्या जो है वह 7 है इसकी। क्लियर है? तो ये छुटकू छुटकू सी बातें सभी छुटकू छुटकू से बच्चों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मामला? स्पीड आ गया रिकॉर्डेड में? बहुत बढ़िया रेशमा बेटा, है ना। मैं तो बोल रहा था थोड़ा सा शांति रखो, सब कुछ हो जाएगा और सब और बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है जिंदगी में, तभी तो हम और आगे बढ़ पाते हैं। तो सुना है ना कि चीता या शेर शिकार करने से पहले, है ना, या लंबी छलांग मारने से पहले थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है, तभी छलांग बहुत लंबी लग पाती है। तो वही वाली बात है, थोड़ा सा पीछे हट, जैसे हम लोग थोड़ी सी चीजों को रिसेट किया था। क्यों? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात है लाइव क्लास में बच्चा आगे पीछे कर पाए, तो वो भी हो गया। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको स्पीड का ऑप्शन भी आ चुका है। रिकॉर्डेड क्लासेस में और जो भी ऑप्शन पहले थे वो सारे मिलने लग जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, कमेंट जा रहे हैं सभी के। कमेंट में आज शायद कुछ थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो 3 से 4 मिनट जो है वह लेट, 3 भी नहीं, 2-2.5 मिनट जो है वह आप लोगों को लेट पता चल रहा है। मतलब मैं यहां पर बोलकर आगे बढ़ जाता हूं, फिर उसके बाद में जैसे मैंने अभी ये व्रत खत्म कर दिया है, लेकिन आप लोग शायद कुछ बच्चे जो है वो यहां पर देख रहे हैं इस चीज को। तो ये मैं भविष्य में जा चुका हूं ना, मैंने ये सब कुछ कर लिया है, और आप लोग अभी यहां पर हो तो आप लोग यहां पर भी आ जाओगे। ठीक है, तो मैं चिंता ना करो, अभी क्लास में बीच में डाउट का टाइम अलग से दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने व्रत पढ़ लिया, व्रत के बाद में हमें पढ़ना है दीर्घ व्रत। दीर्घ व्रत क्या होता है? ये भी आसान सी बात है, जो व्रत नहीं वो दीर्घ व्रत। तो सर दीर्घ व्रत कैसा होता है? देखो, अगर मान के चलो व्रत में क्या है, एक केंद्र बिंदु है, एक केंद्र बिंदु है और उसके आसपास मतलब नियत दूरी पर अगर आप एक केंद्र से, या व्रत कैसे बनता है? व्रत ऐसे बनता है सर कि एक नियत बिंदु से अगर हम नियत दूरी बनाकर चलते रहे तो हम गोल घूम जाएंगे, व्रत बन जाएगा। अब अगर हमारे पास एक केंद्र ना होते हुए 2 केंद्र बन गए या 2 केंद्र हो गए तो क्या बनता है? वो 2 केंद्र वैसे फोकस कहलाते हैं और यह बनता है एक दीर्घ व्रत। क्या बनता है? दीर्घ व्रत, मतलब इलिप्स। इस प्रकार की आकृति देखी होगी आप लोगों ने? हाँ भाई, इस प्रकार की आकृति देखी है। तो यह क्या एक्चुअल में यह दीर्घ व्रत कहलाता है, या हम इसे बोल सकते हैं इलिप्स। अब दीर्घ व्रत या इलिप्स क्या होता है? दीर्घ व्रत या इलिप्स क्या होता है? सर इसमें सबसे खास बात क्या होगी? इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर जैसे वहां पर केंद्र था, वहां क्या था? व्रत का केंद्र था,
तो उस वृत्त के केंद्र से नियत दूरी थी, वृत्त के केंद्र से नियत दूरी थी। यहां पर दूरी नियत नहीं रहती है और इसके दो फोकस आ जाते हैं, है ना, इसके दो केंद्र होते हैं, दोनों केंद्र को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं। जैसे देखो भाई, यहां पर हमारे पास मान के चलो ये दोनों की एक्स अक्ष हो गई है और यहां पर यह दोनों के लिए वाई अक्ष बना दी हमने। यह वाई अक्ष इसके लिए हो गई है और एक और वाई अक्ष यहां पर इसके लिए बना दी हमने। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में एक छुटका सा बेसिक सा अंतर है। क्या अंतर है सर दोनों में? इसमें बस इतना सा अंतर है कि एक जो व्रत है वह व्रत, सॉरी एक दीर्घ व्रत जो है, एक्चुअली में दीर्घ व्रत बोलना चाहिए, तो एक दीर्घ व्रत जो है वह लेटा हुआ बना हुआ है और एक खड़ा हुआ बना हुआ है। तो ये दोनों ही दीर्घ व्रत है, बिल्कुल दोनों ही दीर्घ व्रत है। लैपटॉप पर भी लाइव क्लास आ चुका है। हाँ बिल्कुल बेटा, है ना, मैंने तो बोला था कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी शांति रखो, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहां पर यह एक्स अक्ष होगा, यह वाई अक्ष होगा, यह एक्स अक्ष होगा, यह वाई अक्ष होगा। तो अब इसमें हमारे पास यह इसमें केंद्र जो होगा वो 0,0 है। बेटा नहीं आया, अपनी ऐप अपडेट कर लो एक बार, है ना, जिसको भी वीडियो क्वालिटी वगैरह किसी भी चीज में समस्या है, एक बार ऐप अपडेट कर लेना क्लास खत्म होने के बाद में। तो इसका समीकरण क्या होता है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात होती है? देखो क्या था कि यहां पर वृत्त में यह केंद्र बिंदु था, इस केंद्र बिंदु से सारी दूरी हमेशा यह पूरे वृत्त की दूरी बराबर थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यह केंद्र है, यह दूरी ज्यादा होगी, यह सबसे ज्यादा दूरी होगी, इसके हम ए बोलेंगे, और ये जो दूरी होगी ये बी होगी, है ना, ए और बी, ए और बी। तो यह इसके अर्ध अक्ष कहलाते हैं, अर्ध अक्ष कहलाते हैं, है ना, सेमी एक्सिस कहलाते हैं। और इसका जो समीकरण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इसका समीकरण होता है x² बाय a² बराबर होगा y² बाय b²। मतलब ए और बी भिन्न है, अगर ए और बी को बराबर कर दोगे तो वृत्त बन जाएगा। देख, अगर सोच कि यहां पर ये ए है दूरी, ये है बी दूरी, अगर ए और बी बराबर कर दो, ए छोटा कर दो, बी थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ये क्या होगा? पूरा गोल घूम जाएगा, तो ये वृत्त बन जाएगा, है ना। जैसे इसको फील करने के लिए मैं एक बार बताता हूं आपको। देखो ये मान के चलो ये व्रत है, सॉरी ये दीर्घ व्रत है, लेकिन अगर मैं इसको पिचका दूं, थोड़ा सा पिचका दूं, ए बड़ा करते जाऊं, बी को छोटा करते जाऊं, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? हाँ सर, अल्टीमेटली एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोला, सर्कल बन जाएगा। लेकिन इसको मैं ऐसा खींचते जाऊं, तो क्या बन गया? ये दीर्घ व्रत बन गया। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में बस इतना सा ही अंतर है कि सर यहां पर केंद्र से जो दूरी है वो नियत नहीं है, केंद्र से जो दूरी है वो नियत नहीं है। तो यहां पर ए और बी के रूप में दूरी है। अच्छा चलो सर, बहुत बढ़िया। तो x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर होगा 1 के। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो अब इसमें ए और बी है क्या? जैसे इसके लिए अगर हम बात करें तो ए जो है वह क्या है? ए एक्स अक्ष पर है ना, ए हमेशा एक्स अक्ष पर दूरी रखेंगे, बी वाई अक्ष पर दूरी रखेंगे। इसके लिए ए जो है वह बड़ा है बी से, और इसके लिए यहां पर यह वाली दूरी फिर से बी कहलाएगी, यह वाली दूरी बी कहलाएगी, यह वाली दूरी ए कहलाएगी। तो इसके लिए बी जो है वह बड़ा है ए से, इसके लिए उल्टा है, बी बड़ा है ए से, इसके लिए ए बड़ा है बी से। ये छोटी सी बात। अब सर इसमें ए और बी कहलाते क्या है? तो देखो यह है दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, और लघु मतलब छोटा, है ना। यह है दीर्घ, यह है लघु। तो यहां पर ए लिखेंगे हम, ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ या दीर्घ या अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष बोलेंगे इसे। और इसी प्रकार से बी जो होगा उसे बोलेंगे हम अर्ध। अर्ध क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये आधी है, एक्चुअल में पूरी इतनी दूरी होती उसकी आधी दूरी है। क्या है? आधी दूरी। तो अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष बी। बी क्या होगा? अर्ध लघु अक्ष, क्योंकि छोटा है।
यहां उल्टा हो जाएगा। समीकरण चेंज होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सर हमारे पास उल्टा काम हो गया। क्या उल्टा काम हो गया? यहां पर एक्चुअल में ए जो होगा वो कहलाएगा अर्ध लघु अक्ष, और बी जो है वो कहलाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष। अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है। अब ए स्क्वायर बाय बी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 है। मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह एक्चुअल में दीर्घवृत्त का समीकरण है। दीर्घवृत्त समीकरण। इसकी इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, हमें फिजिक्स में एक दो जगह ही लगता है जहां पे ऐसी इक्वेशन बनेगी तो उस टाइम मैं बता दूंगा कि यह क्या बन रहा है, दीर्घवृत्त बन रहा है। और इसमें एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि यह क्या होता है, इसमें बस दो फोकस होते हैं, इसमें बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें दो फोकस होते हैं, एक F1 एक F2। ये F1 ये F2। देखो F1 F2 जितनी ज्यादा दूर दूर होंगे, F1 और F2 जितनी ज्यादा दूर दूर होंगे ये उतना पिचका हुआ बनेगा। F1 F2 जितनी पास होगी ये उतना गोल बनेगा। तो अगर मान के चलो F1 F2 मैंने पास कर दिया ना, F1 F2 क्या है, फोकस बोलते हैं इसे। क्या कहलाते हैं, फोकस। तो F1 F2 जितना ज्यादा दूर दूर होंगे वो ऐसा चपटा सा बनेगा। F1 F2 पास हो जाएंगे तो ये उतना गोल बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी बातें हमें पता होना चाहिए और इतनी सारी चीजें हमें दीर्घवृत्त में याद होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल भी देख लेते, एक आधा लगे हाथ। एक जामफल, एक बच्चा बोल रहा थोड़ा बड़ा लिखो तो लिख देते हैं। मान के चलो लिखा है एक्स स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर बाय 25 बराबर होगा 1 के। तो पहली बात तो क्या दीर्घवृत्त का समीकरण है, हाँ बिल्कुल। एक्स स्क्वायर बाय कोई संख्या प्लस वाई स्क्वायर बाय कोई संख्या बराबर होगा 1 के। तो क्या है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब कैसा दीर्घवृत्त बन रहा है, इसमें ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से? सर यहां पर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, मतलब यह y के नीचे जो संख्या लिखी हुई वो बड़ी है, मतलब कि y में लंबा पैरवलय बनेगा, सॉरी लंबा दीर्घवृत्त बनेगा, मतलब ऐसा कुछ बनने वाला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, या इसके लिए डायग्राम कैसे बना लेंगे हम? इसके लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसके लिए डायग्राम बनेगा सर, यह होगा y अक्ष, यह होगा x अक्ष, और इसके लिए डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा दीर्घवृत्त बनना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, और ये वाली दूरी जो है वो कितनी है। तो ये दूरियां कितनी कितनी होगी? सर एक्स अक्ष में जो दूरी होगी केंद्र से, है ना, मूल बिंदु से ये वाली दूरी, यहां तक की दूरी, इसको क्या बोला हमने, ए। ये लिखा हुआ है ए दूरी, ये लिखा हुआ है बी दूरी। वैसे ही ये जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये ए दूरी है। केंद्र से या मूल बिंदु से जहां पर ये दीर्घवृत्त वाक्ष काटेगा वह बी होगा। तो अगर मैं कंपेयर कर दूं, बिल्कुल आसान सी बात है, ऊपर नीचे देखना है। अच्छा सर 16 बराबर ए स्क्वायर आ गया है, तो 4 जो होगी वो ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि यहां पर ये वाली जो दूरी है वो 4 है। इसी प्रकार से हमें पता चला सर 25 बराबर है बी स्क्वायर के, या 5 जो होगी वो बी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वाली जो दूरी है वो 5 आई है। क्लियर है मामला? क्या छोटी छोटी बातें सभी को चमकती है? इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है कि आपको ऐसा समीकरण दिया होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना इसमें। ऐसा कोई समीकरण दिया तो ये दीर्घवृत्त होगा, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, दैट्स इट, बस इतना पता करना है हमें। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ेंगे।
एक लास्ट वक्र, वैसे लास्ट वक्र तो नहीं, लेकिन ये जो हम वक्र पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें एक लास्ट वक्र है। फिर दूसरे प्रकार के वक्र पढ़ेंगे कि पार एक्स क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन के वक्र क्या बनते हैं। वैसे तो अति परवलय क्या होता है, अति परवलय क्या होता है यह देखना है ना। तो अति परवलय क्या होता है कैसे पता करेंगे, कब बनता है अति परवलय, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसे हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला या इनवर्स, इनवर्स या व्यक्तक्रमानुपाती। जब भी दो फलन होंगे एक दूसरे के व्यक्तक्रमानुपाती तो हाइपरबोला बनने वाला है। क्या बनने वाला है, हाइपरबोला। कब कब बनेगा, देखो ध्यान से, कब कब बनेगा, जब सबसे पहली बात इनवर्स में फंक्शन, या इनवर्स में हमारे पास दो भौतिक राशि लिखी हुई हो, जैसे x व्यक्त क्रमानुपाती हो जाए y के, x बराबर हो जाए c बटा y। ध्यान समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। x बराबर हो जाए c बटा y, या y को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाए x इंटू वाई बराबर होगा c के। तो दो तरीकों से इस चीज को समझा जा सकता है। कैसा, पहली बात तो इनवर्स हो, इनवर्स या व्यक्त क्रमानुपाती, व्यक्त क्रमानुपाती, या इसके अलावा दूसरी बात हो कि इन दो फलन एक दूसरे के गुणनफल में हो, क्या हो, मल्टीप्लाई में हो। दोनों एक ही चीज है, मल्टीप्लाई या गुणनफल, मल्टीप्लाई या गुणनफल में हो। ठीक है, मल्टीप्लाई, देख एक चीज व्यक्त क्रमानुपाती है ना, जैसे करिए मान के चलो व्यक्त क्रमानुपाती, ये क्या व्यक्त क्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ऐसा बोल सकता हूं इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट आ जाए। सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। कितनों को ये बात समझ में आती है, थम्स अप कर दो कि हाँ सर, ये वाली बात हमें पल्ले पड़ती है कि दो चीजों का गुणनफल जो है वह हमेशा नियत रहना चाहिए। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पर मैंने लिखा कोई एक संख्या, मैंने लिखा 24 तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते इस चीज को। जैसे मैंने लिखा 24, तो 2 इंटू 6 जो होगा वह भी 24 होगा, वह क्या है 24। तो अब इन दोनों का गुणनफल 4 इंटू 6 जो होगा वो 24 हो जाएगा सर। ठीक है, अब अगर मान के चलो मैंने इस संख्या को 6 इंटू 4 24 लिखा हुआ है, मैंने संख्या को 6 को बढ़ाकर 8 कर दिया, तो 8 इंटू 3 भी 24 होता है, 8 इंटू 3 भी क्या होता है 24 होता है। मतलब कि अगर मैंने एक संख्या बढ़ाई, मैंने एक संख्या बढ़ाई तो दूसरी संख्या में घटाऊंगा तभी बात बनेगी। एक संख्या बढ़ाई तो दूसरी संख्या में घटाऊंगा तो ही बात बनेगी। मतलब यहां से 6 और 8 लिखा तो यहां 4 का 3 करना पड़ा तो 24 आया। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों को बढ़ाऊं और ये गुणनफल नियत हो जाए। ऑब्वियस बात है यार, अगर मैंने इसको भी बढ़ा दिया, इसको 8 कर दिया और उसको 5 कर दिया, तो अब ये 24 थोड़ी ना आएगा, ये कितना आ जाएगा सर, अब ये तो 40 हो जाएगा। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल या दो फलन का गुणनफल नियत है, मतलब कि वहां पर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसे बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं इसे, इनवर्स। इसके पहले हमने जो पढ़ा था समानुपाती, तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, लेकिन ये एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तब क्या बनता है, तब हमारे पास सर इनवर्स का फंक्शन बनेगा, या हमारे पास अति परवलय बनेगा। क्या बनेगा, अति परवलय। तो सर ये दिखाई कैसे देता है, देखो आओ देखते हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास एक्स अक्ष हो गया और एक वाई अक्ष हो गया, क्या हो गया, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो एक एक्स अक्ष वाई अक्ष में अति परवलय, देखो इसमें बहुत आसान सी बात है। अति परवलय क्या बनता है, ऐसा बनता है, ये अति परवलय बनेंगे, कहानी खत्म होगी बस।
और ये सबसे ज्यादा बनाए जाने वाले ग्राफ में से एक है पूरे फिजिक्स में। पूरे फिजिक्स में दो ग्राफ सबसे ज्यादा बनाए जाएंगे, एक परवलय और एक अति परवलय। परवलय अति परवलय, परवलय अति परवलय, अति परवलय, परवलय अति परवलय, परवलय। मतलब देख क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इस ग्राफ में हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे समझो, जैसे जैसे इस ग्राफ में हम आगे बढ़ रहे तो y कम हो रहा है, 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 और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो x बढ़ रहा है लेकिन y की वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती है। स्ट्रेट लाइन में कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन। तो सर x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां अगर हम x बढ़ाएंगे y घटेगा, x बढ़ाएंगे y घटेगा, x बढ़ाएंगे y घटेगा, x बढ़ाएंगे y घटेगा। तो इससे क्या बोलते हैं? इसे हम अति परवलय बोलते हैं या इनवर्स फंक्शन। पूरे फिजिक्स में बहुत बहुत बार इनवर्स फंक्शंस आते हैं, बहुत बार। जैसे इसके कुछ घातक एग्जांपल्स लेकर मैं आपको बताता हूं, बहुत बार इनवर्स फंक्शन। एग्जांपल, जैसे अगर आपको विभव या विद्युत क्षेत्र का सूत्र पता हो, नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कक्षा 12वीं जब हम पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। चलो ठीक है, इसे छोड़ देते। क्या आप लोगों को बल याद है? बल, बल, अच्छा चलो ये भी याद नहीं है। केमिस्ट्री में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी ये पढ़ा। अगर मान के चलो मैंने बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या बोला? टेम्परेचर कांस्टेंट है, नियत दाब, नियत ताप है, नियत ताप है, मतलब तापमान नियत है। ये टी कांस्टेंट है, एनआर तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका सर्वबहुमूल्य तात्पर्य हुआ कि पीवी इक्वल्स टू नियत आ चुका है, पीवी इक्वल्स टू नियत आ चुका है। क्या आ चुका है? पीवी इक्वल्स टू नियत। पी क्या है? प्रेशर, और वी क्या है? वॉल्यूम। दाब और आयतन का गुणनफल नियत होता है। तो मतलब क्या हुआ कि x इंटू वाई नियत हो गया। सी भी क्या है? सी भी एक कांस्टेंट, ये नियत मान है। मतलब ये हुआ x इंटू वाई नियत आ चुका है, x इंटू वाई नियत आ चुका है। तो अगर x इंटू वाई नियत है तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये समझेंगे सर कि अगर x और y के बीच में कल को अगर हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। यहां पर x और y की जगह क्या है? p और v। क्या है? p और v। तो आपको ऐसा भी लिखा सकते हैं, p इंटू v नियत है, या क्वेश्चन में आपको p व्यक्त क्रमानुपाती v भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही है ना। जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल ही आंगनवाड़ी से आए हैं, उनके लिए लिख देता हूं। P दाब होगा और V आयतन होगा। तो ये बिल्कुल मजेदार बात है जो हमें पता होना चाहिए। P और V के बीच में ग्राफ व्यक्त क्रमानुपाती ग्राफ बनेगा। ऐसे जहां जहां हमने चीजें पढ़ी है फिजिक्स में, वहां सब जगह व्यक्त क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा। जहां पर दो चीजों का प्रोडक्ट नियत है, ये एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती। अब इसमें एक और खास बात, बहुत खास बात, बहुत खास बात, क्या? एक्चुअल में ये जो परवलय होता है, ये अति परवलय होता है, ये आयताकार अति परवलय कहलाता है। आयताकार अति परवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि इसमें इस बात की निर्भरता नहीं है कि यहां पर x और y की घात क्या है। मतलब अति परवलय हर कंडीशन बनेगा अगर x और y एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती थे, क्या बना? अति परवलय बना। इसी प्रकार से है ना, ये 1 मिनट लिख लेना, 1 मिनट लिख लेना, यहां पे ध्यान दो। इसी प्रकार से मान के चलो, अगर फिजिक्स में हमने बोला क्वेश्चन में F बराबर जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर, इसका तात्पर्य क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो द्रव्यमान है, एक m1 है, एक m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए। कितनी दूरी पर रखे हुए? r दूरी पर। तो ये क्या है? सर कक्षा 9वीं में न्यूटन का नियम लिखा हुआ है कि हमारे पास दो द्रव्यमान है, m1 m2, एक दूसरे से r दूरी पर, इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगता है, जो होता है gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब अगर मैं f और r के मध्य ग्राफ बनाना चाहूं, किसके मध्य ग्राफ बनाना चाहूं? f और r के मध्य ग्राफ बनाना चाहूं, तो ये बताओ f और r के मध्य जो ग्राफ बनेगा उसमें f क्या व्यक्त क्रमानुपाती है r के? हाँ या ना? सर r स्क्वायर है, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्यक्त क्रमानुपाती में कुछ भी हो वो हमेशा एक ही चीज बनेगी, अति परवलय। शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा
आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन 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 एफ और आर के मध्य अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, वहां अति परवलय ही बनेगा, क्योंकि यहां पर एफ व्यक्त क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। ठीक है, चल इतना लिख लो एक बार बढ़िया तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक दो छोटी छोटी सी बातें समझ लेंगे। आ गया समझ में सभी को? क्लियर है मामला? तो मुझे उम्मीद है जो पिछली क्लास के होमवर्क के दो चार क्वेश्चन थे जो नहीं बन रहे थे वो अब बन जाएंगे, वो अब बन जाएंगे। क्लियर है कहानी? थम्स अप करेंगे बार जल्दी से। अब जो भी ग्राफ होगा उसमें जब भी इनवर्स का फंक्शन आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे, मतलब जैसे देखो यहां पर एक ये दो क्वेश्चन थे होमवर्क में दिए गए थे, तो क्या ये क्वेश्चन अब बन जाएंगे? क्या ये अति परवलय बनेगा? बिल्कुल सर, 110% बात सही है, यह अति परवलय ही बनेगा। क्या बनेगा? अति परवलय। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे में जी। अच्छा सॉरी, ये तो एल, अच्छा ये वाला मैं देख रहा था, ये अति परवलय बनेगा, और ये वाला तो हमने कर लिया था। अच्छा हाँ, ये तो कर लिया था भाई, ये तो कर लिया था। टी और एल के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? टी और एल के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? तो सर यहां पर ये रहा टी, ये रहा एल, तो इसमें दोनों तरफ वर्गीकरण करना पड़ेगा। क्यों? यहां पे रूट है, रूट को बाहर निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर, ये करवाए थे पिछली क्लास में, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बटे में जी, 4 पाई स्क्वायर एल बटे में जी। तो ये टी का स्क्वायर हो गया, ये एल हो गया, ये टी का स्क्वायर हो गया, ये एल हो गया। तो टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 4 पाई एल बटे में जी, तो टी का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, तो देखो समानुपाती है, हाँ सर टी स्क्वायर समानुपाती है एल के, मतलब परवलय बनेगा। और किससे दूर भागता हुआ? टी से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। यह वाला क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब इसमें क्या दिया हुआ है? पीवी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पीवी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जब भी पी इंटू वी होगा, एन का कोई भी मान आ जाए, क्या ये एक दूसरे के व्यक्त क्रमानुपाती है? बिल्कुल सर, हम लिख सकते हैं ये, या ऐसा भी लिख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, एक दूसरे के गुणनफल में है। हाँ सर, तो जब भी गुणनफल होगा तो हमारे पास अति परवलय ही बनेगा, चाहे जो हो जाए। या ऐसा लिख सकता हूं पी व्यक्त क्रमानुपाती होगा वी की पावर एन के, एन कोई भी वैल्यू हो, 1.5 1.4 दी हुई है, 1.33 भी होगी, 1.66 भी होगी, ये सब क्या है? सीपी बटा सीबी है, गामा की वैल्यू है मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के लिए। ये आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ हमें पता होना चाहिए, व्यक्त क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा। चलिए, तो यह सारी कहानी सबको पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़े हम, लिख लिया सभी ने इतना कि ये पूरी कहानी क्लियर है? मोहम्मद सलमान, मेरा कमेंट जा रहा है, कमेंट जो थोड़ा सा लेट मिल रहा है मुझे, है ना, थोड़ा सा लेट मिल रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, चिंता ना करो, अभी जो मैं बोल रहा हूं सुन लो, जिसको कुछ लगता है तो कमेंट कह सकते हो, मैं थोड़ा लेट जवाब दूंगा क्योंकि आपका कमेंट मुझे थोड़ी लेट मिल पा रहा है, या आप मुझे थोड़ा लेट देख पा रहे हो, दोनों बातें बराबर ही है ना। तो मैं बोल रहा हूं फिर थोड़ी देर बाद आपको मिल रही है, जैसे अपन वेरीफाई कर सकते हैं ना, जैसे अगर मैं अभी बोलूं तो मेरी घड़ी में एग्जैक्ट टाइम जो हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम मेरी घड़ी में 4:51, मेरी घड़ी में एग्जैक्ट टाइम जो हो रहा है वो 4:51, 4:50 मान लो, 4:50 मान लो, तो मेरी घड़ी में भी 4:50 हो रहा है, और मेरे हिसाब से आपकी घड़ी में, मतलब आपकी घड़ी में जब 4:50 होंगे तब, है ना, मतलब ये जो रिलेटिव टाइम वाली बात होगी, तब आप मेरा 4:50 जो है वो 5 बजे का अराउंड सुनोगे, या कुछ बच्चे 5-7 मिनट लेट हो चुके हैं, तो वो डिले हो चुका है क्लास में, क्योंकि आपने शायद क्लास लेट क्लिक करी, तो वो अब ऐसा ही चलता रहेगा, और उसके बाद में आखिरी में जब मैं क्लास एंड करूंगा तो आपको 5-7 मिनट और लगेंगे क्लास कंप्लीट करने में। या अगर आप चाहो
तो अपनी क्लास में वो जो नीचे क्लास आगे बढ़ाने का आ रहा है उसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाते जाओ, एक दो बार बढ़ाओ तो आगे आप मेरे लेवल पे आ जाओगे। लेकिन बस वो करोगे तो बीच के एक आध दो क्वेश्चन छूट सकते हैं। चलिए, तो यह सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। अब हम एक दो लास्ट बातें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात देखो, त्रिकोणमितीय फलन, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। त्रिकोणमितीय फलन में हमने पढ़ा था कि सर साइन थीटा की वैल्यू ऐसा कुछ पढ़ा था। पहले एक बार रिवीजन कर लेते, रिवीजन। सर बहुत हफ्तों पहले त्रिकोणमिति पढ़ाया था आपने, क्या क्या पढ़ा था? साइन एक्स की वैल्यू देखो, एक्स भी बोल सकता हूं यहां पर, थीटा भी बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं एक्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं एक्स और वाई के मध्य ग्राफ बना रहा हूं, है ना। वाई पे मैं साइन थीटा लिख दूंगा, तो मैं साइन यहां पे एक्स की जगह थीटा भी लिख सकता हूं, यहां पर भी थीटा की जगह एक्स लिख सकता हूं। नाम में क्या रखा है ना, नाम में क्या रखा है। तो अब यहां पर यह थीटा लिख लो, एक्स लिख लो, सेम ही चीज है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में होती है, चाहे जो हो जाए। किसके बीच में होती है? 1 और -1 के बीच में होती है, चाहे जो हो जाए, है ना। इनकी वैल्यूज में कोई मतलब ये साइन थीटा की वैल्यूज हमेशा इसके बीच में रहती है। कॉस थीटा की वैल्यूज भी मैंने आपको बताई थी कि यह 1 और -1 के बीच में रहती है। और साथ ही साथ एक और बहुत ही बहुमूल्य सी बात हमने पढ़ी थी। क्या बहुमूल्य सी बात पर हमने पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था सर कि ASTC, ए सनम तेरी कसम, मतलब 0 से 90 डिग्री तक सारे पॉजिटिव थे, 90 से 180 डिग्री या 0 से 180 डिग्री तक साइन पॉजिटिव होता है, फिर इधर 10 पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो इनका जो ग्राफ है ना, इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जैसे साइन थीटा का जो ग्राफ बनता है, साइन थीटा का ग्राफ जो है वह हमारे लिए साइन थीटा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है। 0 से शुरू होता है, बढ़ता है। देखो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो बढ़ते अधिकतम मान तक जाता है, 1 मान आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो द्वितीय चतुर्थांश मतलब 90 से 180 में जाते हैं, तो ये यहां पर जो मान है वो कम होता जाता है। तो अगर आपको ऐसा यकीन नहीं होता तो एक बार अपन ने जो टेबल बनाया वो भी खोल के देख सकते हो। तो ये एक्चुअली ग्राफ है साइन थीटा का, 0 से 90 तक बढ़ता है, 90 से 180 में कम होता है, 180 पर साइन का मान फिर से 0 हो जाता है। फिर अगर आप 180 से 270 जाओगे तो फिर से बढ़ेगा, और 270 से 360 डिग्री तक जाओगे तो फिर से यहां पर ये मिनिमम आएगा, सर ये घटेगा, पहले तो -1 तक आएगा, फिर उसके बाद में बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार का जो कर्व बनता है ये साइन का वक्र बनता है, साइन का ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है? साइन का ग्राफ बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो क्या हो रहा है, यहां पर यह साइन थीटा है या साइन एक्स से लिखा हुआ है। तो ये 0 से 90 में पॉजिटिव मान है, 90 से 180 में भी पॉजिटिव, उसके बाद में नेगेटिव, और उसके बाद में फिर से नेगेटिव मान है, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो तरीका है या ये जो चीजें करी है, ये हमें आज अभी आगे बहुत बार काम आनी पूरे फिजिक्स में, है ना। साइन का वक्र बहुत बार काम आना है। तो बस इतना ध्यान रखना है हमें, जहां काम आएगा फिर से मैं रिवाइज करूंगा, तो इतना ध्यान रखना कि ये बढ़ता है, घटता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर वापस से 0 हो जाता है। और जो कॉस का ग्राफ होता है वो भी एग्जैक्ट सेम होता है। इसी वजह से साइन और कॉस की वैल्यूज बराबर या सेम ही आती है। बस थोड़ा सा अंतर होता है सर कि यहां पर जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो 90 होती है, साइन की वैल्यूज घटती है, साइन की वैल्यूज बढ़ती है, कॉस की वैल्यू घटती है, उल्टा होता है एक दूसरे के। तो उसका ग्राफ भी सेम ग्राफ होता है, बस फर्क इतना होता है कि कॉस 0, देखो एक्चुअल में ये है तो सेम ही ग्राफ, ये देखो अगर मैं इसे चलाते जाऊं तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ बन रहा है। तो अगर मैं यहां 0 से शुरू कर रहा हूं तो यहां पर यह साइन का वक्र कहलाता है, और अगर मैं इसी ग्राफ को देखो ऐसा समझो, मैं यहां पर ये एक लाइन खींचिए, ये ग्राफ बना रहा हूं, ये वैल्यूज बढ़ रही है, घट रही है। ये आपने इस प्रकार ये चीज बहुत बार कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में देखी भी होगी। जैसे कुछ मूवीज वगैरह में बताते हैं कि हार्ट बीट कैसे एक्चुअल में हार्ट बीट नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि भैया चीजों का फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है, सिग्नल कैसे आ रहे हैं, रेडियो के सिग्नल वगैरह कैसे आ रहे हैं, तो सब एक्चुअल में वही होता है। तो इसमें अगर मैं
0 पर 0 मान से शुरुआत करूं, 0 पर 0 से, ये 0 पर 0 से शुरुआत कर रहा हूं तो ये साइन का वक्र बन जाएगा फिर से। लेकिन अगर मैं 0 पर से ही शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन मैं से 0 पर एक मान या अधिकतम मान लेकर शुरुआत कर रहा हूं तो कॉस का ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बिल्कुल सेम है, सारी चीजें सेम है, बस वो ग्राफ यहां से शुरू होता है ना, साइन का यहां से शुरू होता है, कॉस का 90 डिग्री आगे से शुरू होता है। तो ये जो होता है यह कॉस एक्स का ग्राफ होता है। तो ये y बराबर, ये हटा देता हूं अभी के लिए, हमें ये नहीं बनना है, हमें बस यही बनाना है, ठीक है। तो यहां पर यह y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। आप इन दोनों को ऐसा फील भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, यह हरा वाला जो है वो साइन एक्स का ग्राफ है, या साइन थीटा भी लिख सकते हो, और ये ऑरेंज वाला जो दिख रहा है या ब्लू येलो भी दिख सकता है आपको शायद थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग कलर से, तो ये वैसे तो मुझे ऑरेंज है, यहाँ पर लाइट ऑरेंज टाइप है, तो यहां पर ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है ना, ऐसा समझो कि ये ग्राफ को, हरे वाले को थोड़ा सा आगे खसका दिया मैंने, सारी वैल्यू सेम आ जाती है और सब कुछ सेम ही रहता है। बस ग्राफ के कारण इनमें कहां से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है वह हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर यह 0 से 0 पर 0 पर एक मान है, फिर उसके बाद में देखो ध्यान से, यह काम कम हुआ, यह द्वितीय चतुर्थांश आ गया 90 से 180 कॉस नेगेटिव, 180 से 270 चतुर्थांश ये भी नेगेटिव, और यह 270 से 360 के बीच में चतुर्थांश जहां पे कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअल में जो साइन और कॉस की वैल्यूज पर जो सारा खेल है ना, वो इन ग्राफ का खेल था। किनका ग्राफ, किसका खेल था? ग्राफ का, ठीक है। हाँ, हमें मैक्सिमम साइन और कॉस के ग्राफ ही काम आएंगे, इसके अलावा tan थीटा का ग्राफ काम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं tan थीटा का ग्राफ कैसे बनता है। अगर मान के चलो मैंने लिखा होता y बराबर tan x, तो ग्राफ कैसा बनता है? ये ग्राफ थोड़ा पेतीजा सा बनता है। देखो क्या होता है, tan में 0 का मान तो 0 ही होता है, लेकिन ये बढ़ने में ऐसा, ये बढ़कर ऐसा नहीं जाता जिससे साइन का जाता है, नीचे नहीं जाता है, ये बढ़कर बढ़ते ही जाता। क्यों? क्योंकि जब 90 डिग्री होती है वैल्यू तो यह अनंत पे पहुंच जाता है, 90 डिग्री पर यह अनंत पे पहुंच जाता है y बराबर tan x में, ठीक है। फिर उसके बाद में यह ग्राफ नीचे से शुरू होता है, फिर ये वापस ऊपर अनंत तक चले जाते हैं, और ये अपने आप को ऐसा रिपीट करता रहता है। तो 0 आता है, यह 180 डिग्री आ गया, यह 270 डिग्री आ गया, फिर यह नीचे से बढ़ेगा, फिर ये 360 हो जाएगा, और इसी प्रकार से कहानी इधर भी चलती जाएगी, कहानी इधर भी चलती जाएगी, है ना। ये मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लगता है जिंदगी में, क्योंकि ये आज तक कभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है कभी कभी, लेकिन मेरा यकीन मानो ये सबसे बकवास चीज है, बहुत आसान सी चीज है ये, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसे प्रैक्टिस से या इसका यूज एप्लीकेशन सीखा जा सकता है, जो हम फिजिक्स में करने वाले हैं, है ना, जो हम फिजिक्स में करने वाले हैं। तो यह ग्राफ आपको बस याद रखने की, जब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मान के मिलोगे साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा बनाएंगे, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनाएंगे, ये ग्राफ डायरेक्ट हमें काम आने वाले हैं। चल अच्छा, एक बात बोलो सर, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। हाँ बेटा, तो ये 90 डिग्री 45 डिग्री यहां कहीं है, तो एक वैल्यू होती है, उसके बाद वैल्यूज बढ़ती जाती है, और tan 90 का मान जो है वह अनंत होता है। tan 90 का मान क्या होता है? अनंत। तो ये अनंत पे जाकर कहीं टकरा रहा है, फिर नीचे से एकदम आता है, तो इस प्रकार का कुछ tan का ग्राफ बनता है। अरे यार क्या क्या खाकर आते, एक बच्चा बोल रहा है एग्जाम्पल। अबे मूर्ख, ये एग्जाम्पल, ये ग्राफ ही तो एग्जाम्पल है, साइन एक्स का ग्राफ खुद एक ग्राफ है ना, इसका एग्जाम्पल ही ग्राफ ही है खुद, है ना। ये लड़के के सामने खड़े होकर लड़का कैसा दिखता है, अरे यही तो लड़का है ना। ये किसी दिन किसी सुंदर कन्या से मिलने गया, बोले सुंदर कन्या का एग्जाम्पल बताओ, है ना। तो एग्जाम्पल तो ठीक है, उसके अलावा तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये कॉस एक्स का ग्राफ होता है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, होता है वाली बात है ये ऐसा ही होता है कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि उसकी वैल्यूज के हिसाब से होता है ना। इसी प्रकार से e की पावर x क्या होता है
है ना। e की पावर x क्या होता है, देखो ये जो मैं आपको आखिरी में जो चार ग्राफ बता रहा हूं, ये याद रख लो कि देखो जब मैं बोलूं e की पावर x बोल तो ऐसा ग्राफ बनेगा, sin x बोलूंगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, cos x बोलूंगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। बस इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, इसमें बस इतनी सी बात है कि ये होता है ना, होता है। अब यार ये क्यों होता है, क्योंकि यार ये वैल्यूज ऐसी आ रही है ना, ये वैल्यूज कैलकुलेट करी उसके हिसाब से ग्राफ बना तो ग्राफ ऐसा बना। तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मतलब तुम ऐसा किसी के सामने खड़े कहते हो ना, तू इंसान है, कैसा इंसान है, तेरे दो आंखें, एक नाक है, तेरे होठ है, उसके अंदर दांत है, ये बाल है तेरे सर पे, है ना, तेरे पास दाढ़ी है, ये भाई ये क्या है, ऐसा इंसान होता है। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ नहीं करता, भगवान ने बनाया वही इंसान। ठीक है, तुम ऐसे मछली के सामने जाकर थोड़ी ना बोल सकते अरे तो पगली मछली है, तो जमीन पे चल भी नहीं सकती है, देख ये बंदर को, ये देख चींटी जमीन पे चल सकती है। तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा होता है। ठीक है, चलिए ओके, एक लास्ट ग्राफ बनता है e की पावर x का ग्राफ। तो e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, सबसे पहली बात तो e क्या होता है ये समझना पड़ेगा। e को हम और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आने वाले समय में। बाकी अब आप अभी इतना यह समझ लो कि e जो होता है, जैसे हमारा पाई है, तो पाई जैसे एक नियत मान होता है ना, वह e भी एक नियत मान होता है ना, e भी एक नियत मान होता है। अब e का मान क्या होता है, जैसे पाई का मान हमने पढ़ा 22/7 या 3.14, ये याद है आप लोगों को, पाई का मान जो होता है वो 3.14 होता है या 22/7 होता है। वैसे ही e जो होता है वो 2.71, ऐसे आगे नंबर आते जाता है 2.714 ऐसे नंबर आते जाता है। तो यह भी एक इर्रेशनल सा नंबर होता है और इसका भी अनंत तक संख्या आती जाएगी, जैसे इसमें 3.14 के भी आगे अनंत तक संख्या आती जाती है। ठीक है, तो वैसे कुछ पाई होता है, वैसे कुछ ई होता है ना। तो जैसे पाई जो है, पाई की वैल्यू हमने क्यों लाए थे या पाई की जरूरत क्यों पड़ी थी, पाई जब हमने वृत्त के लिए त्रिज्या और परिधि में संबंध बताया था तो वहां पे हमारे पास पाई आया था। वैसे ही ई जो होता है, ई भी एक संख्या होती है जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट करी गई तो उनमें यह संख्या बार बार निकल कर आती है। ठीक है, तो इसी को हम ई बोलते हैं। अभी लॉग पढ़ेंगे हम, लॉग है ना, तो लॉग में ई का सबसे ज्यादा यूज होता है, वो अभी हम थोड़ी देर में या मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में से देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये ई आया, तो अब ई की पावर एक्स का ग्राफ, मतलब इस पूरे की घात एक्स कर दिया, तो ये एक्स बढ़ाते जाएंगे तो ये मान बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ई की पावर एक्स का ग्राफ बना रहा हूं बेटा, है ना, ये याद रखना है ग्राफ हमें कि ऐसा बनता है ग्राफ, ऐसा होता है ग्राफ। क्या, अगर मैंने यहां पर लिखा y बराबर ई की पावर एक्स हो गया है, y बराबर क्या गया, ई की पावर एक्स, तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा हाँ ये लॉग में होता है, बिल्कुल सही पायल बेटा। तो यहां पर x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो इसमें y की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो देखो क्या होता है। अच्छा, एक बात तो पक्की है, क्या सर, कि अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, मैंने लिखा y बराबर, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, y बराबर ई की पावर x, तो अगर मैंने यहां पे x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आएगी। क्या ये मानते हो, क्योंकि कोई भी संख्या की घात 0 1 होता है। अरे यार तुम क्या क्या खाकर आते हो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, ये ग्राफ आएगा नहीं तुझे एग्जाम में, इसका एप्लीकेशन आएगा। हमें आगे चल के ऐसा समझो कि ऐसी गति होंगी कण की, ऐसे कण की गति होंगी जो साइन एक्स का वक्र फॉलो करेगी, कॉस एक्स का वक्र फॉलो करेगी, है ना, ऐसे आगे पीछे कुछ चीजें गति करेंगी, तो उनमें काम आएगा आगे चल के, इसलिए मैं बता रहा हूं तुझे ये सब कुछ। ठीक है, गणित की ये बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह हमें आगे काम आएगा। साइन एक्स का ग्राफ पूछा जाएगा आगे, कॉस एक्स का ग्राफ पूछा जाएगा आगे। ठीक है, नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा तुझे कि साइन एक्स का ग्राफ क्या, कॉस एक्स का ग्राफ क्या है, तुझसे वो मैथ्स नहीं पूछेगा, तुझसे वो ऐसे कुछ फलन पूछेगा, ऐसी कोई गति पूछेगा जिसमें साइन का इस्तेमाल हो रहा है,
कॉस का इस्तेमाल हो रहा है। आगे चल के हम क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जो पूरी तरंग होती है वो साइन का वक्र होती है, कॉस का वक्र होती है। आगे चलकर अभी हम क्लास 11 के कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, उसमें जो कण गति करता है उसका जो समीकरण होता है वो साइन का वक्र होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ाया जा रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें किसी कीड़े ने काट खाया कि हम यहां पे आके कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। यह सारी बातें, एक बात समझो अपनी जिंदगी में, ये बातें मैंने तुम्हें पहले भी समझाई है और फिर से मैं समझा रहा हूं क्या, कि जो भी यहां पर बोला जा रहा है, हर एक शब्द जो बोला जा रहा है वो तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए बताया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये काम नहीं आएगा, कब काम आएगा, तो पहले एक काम करते, पहले जो काम आएगा वो बता देता हूं, तो वहां तो समझ आएगा नहीं, है ना, वहां पर समझ आएगा नहीं। तो फिर उसके बाद में, है ना, मैं तुझे ऐसे ऐसे नहीं सिखा सकता बेटा चीजें, है ना। ऐसा तो नहीं कर सकता हूं कि मैं तुझे आग के अंदर कूदा दूं और फिर बताऊं कि ओहो आग से कैसे बचना था। या ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूं कि मैं तुझे तलवार चलाना सिखाऊं ना, और तुझे मैं तुझे युद्ध क्षेत्र में भेज दूं, तो क्या होगा, तू तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, क्या करूं मैं इसका, 4 लोग आएंगे, तलवार भी काट देंगे, तुझे भी काट के खत्म कर देंगे। तो पहले क्या समझदारी वाली बात है, तलवार चलाना सीखना, युद्ध करना, क्या समझदारी वाली बात है कि गाड़ी चलाने से पहले हम ये समझ ले कि गाड़ी में गियर कैसे बदलते, गाड़ी में क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, एक्सीलरेटर क्या होता है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ते, ये, या फिर सीधे गाड़ी पे बोले हम तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, चाबी दे मुझे, और गाड़ी चालू करी, ठोक दी, है ना, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और बस चला दी भाई ने गाड़ी, है ना, भाई ने गाड़ी दूसरों के ऊपर चला दी। ठीक है ना, कुछ कुछ वो वीडियो आजकल चलते रहते हैं। एक वीडियो आया था अभी थोड़े दिन पहले, एक महिला थी, वो किसी एक शॉपिंग मॉल के सामने, मतलब घर से निकलेगी गाड़ी की चाबी लेकर, सोचे होगी आज मैं शॉपिंग कर आती हूं, और वहां पर चली। अब चलते 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 पहुंच तो गई शॉपिंग मॉल, लेकिन पता नहीं था कि इसको रोकना कैसे गाड़ी को। अब वो रुकी नहीं गाड़ी उनसे, शॉपिंग मॉल के अंदर ही घुस गई, गाड़ी लेके कांच तोड़ के अंदर घुस गई, है ना। शॉपिंग मॉल के अंदर बीच में जगह होती है, वहां पे गाड़ी चल रही है उसकी। फिर अल्टीमेटली जाकर एक जगह कोने में गाड़ी टकराई, वो मॉल वाले के कांच वांच के सारा का नुकसान हो गया, और फिर उसके बाद में गाड़ी उठा के 2 लोगों ने बाहर निकाली। ऐसे ही थोड़े दिन पहले एक आदमी ने पता नहीं क्या कर रहा था, या पता नहीं, हो सकता पहली बार एक कार खड़ी हुई थी, एटीएम मशीन के बाहर खड़ी हुई थी, तो उसने गाड़ी में चाबी लगाई, पता नहीं गियर वेयर डालते आता नहीं आता, तुम्हारे जैसा होगा कि एसपी सर बता रहे थे तो सुनेंगे नहीं, हम सीधे करके दिखाएंगे। और जब करके दिखाया तो उसने गाड़ी चालू करी, गियर वेयर बदला नहीं, गाड़ी सीधी एक्सीलरेटर दिया, और इतना तेज एक्सीलरेटर दे दिया कि गाड़ी सीधे एटीएम मशीन का कांच फोड़ के मशीन के ऊपर जाके चढ़ गई, और उसके ऊपर 2 केस हो गए। पहला ये कि तूने तो कांच फोड़ दिया, और दूसरी बात लोगों को लगा ये चोरी करने आया था एटीएम मशीन में। अब लोगों को क्या पता कि बेचारे ने बेसिक मैथ्स ढंग से नहीं पढ़ा था। जब बेसिक मैथ्स पढ़ाया जा रहा था तो वो सोच रहा था कि ये इस गाड़ी को चलाऊंगा कैसे मैं। जब बताया जा रहा था कि ब्रेक कैसे लगाते हैं, गाड़ी चालू करने के बाद में क्या करता, तो नहीं, मैं तो सीधे चालू करके गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। देखो, तो यहां पर अब ये e की पावर x, तो e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, तो e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, जब y, देखो इतना तो पक्का है, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर e की पावर x कर देंगे हम, किसी भी संख्या की घात 0 करते हैं, किसी भी संख्या की घात 0 करते तो वो 1 आता है। मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो यहां से काटना चाहिए, ये वाला पॉइंट जो है वह x में 0 है, x में 0 है और y में 1 है, x में 0 है और y में 1 है, तो ये 0,1 से निकलना चाहिए। अच्छा, अब जब मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो घात तो बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो यहां पर ये ग्राफ जो है मैं पूरा एक साथ ही बना देता हूं, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू बढ़ाओगे मान बढ़ता जाएगा। x का मान अगर नेगेटिव रखोगे तो मान घटेगा और इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ
कभी भी एक्स अक्ष को नहीं काटेगा, ये इसके समांतर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा और इधर ऊपर बहुत ऊपर तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैं बता देता हूं एक दो इंपॉर्टेंट सी बातें कि एक्स का मान है ना, एक्स का मान 0 करोगे तो यहां पर ई की पावर एक्स बराबर दिखा था, तो ई का मान ई की घात 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स का मान ई की पावर अनंत कर दोगे, एक्स का मान अनंत कर दिया, बहुत बड़ा मान रख दिया तो ये भी अनंत हो जाएगा। और ई की पावर माइनस अनंत कर दिया तो ये 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कैसे माइनस अनंत मतलब सर क्या हो गया, माइनस अनंत मतलब 1/0, तो 1/0 का 1 जो होगा वह 0 आ जाएगा। उल्टे का उल्टा सीधा होता है, नहीं आया सर मुझे, देख ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/e की पावर इन्फिनिटी, है ना। माइनस पावर में क्या पढ़ा था कि 1 लिख दो सर, इसे 1 लिख दो, तो 1 अनंत अनंत होता है, तो ये हो गया सर 1 इसकी जगह अनंत। अनंत क्या होता है, अनंत होता है 1/0, तो ये 0 पर लिखा के ऊपर चले गया, 0 आ गया। तो यह ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, याद रखना बेटा। तो यहां पर ये ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा, मतलब माइनस एक्स में जो वैल्यू में माइनस अनंत रख दूंगा तब जाके ये इस अक्ष को काटेगा और ये इस अक्ष के समांतर हो जाएगा, है ना। जैसे ये कुछ ये क्या ग्राफ है, ये कुछ कण होते हैं जो इस प्रकार की गति करते हैं। जैसे है ना, एक एग्जांपल देता हूं, हमारी बारिश की बूंदे जो है बादल से जब गिरती है, बारिश की बूंदे जब बादल से गिरती है तो क्या उसका वेग जो धुर्र करके बढ़ता जाता है, नहीं सर, उसका वेग जो है थोड़ी देर बढ़ता है, उसके बाद नियत वेग से गिरने लग जाती है। बारिश की बूंदे तुमने सोचा कभी इतनी ऊंचाई से गिर रही है, इतनी ऊंचाई से गिर रही है, लेकिन वो जब हमारे ऊपर गिरती है तो हमें कोई चोट थोड़ी ना पहुंचाती है ना। वो तो सर बिल्कुल मजा आता है बारिश के बूंदों में, है ना। बारिश में मजा आता है, हाथ बाहर निकालो, बारिश में मजा आ रहा है, बारिश हो रही है तो, लेकिन वो बहुत ऊपर से, अगर इतनी ऊपर से पत्थर डाल दिया जाए या पत्थर फेंक दिया जाए, है ना, और वायु में घर्षण ना हो तो वो तुम्हारे हाथ पे पत्थर गिरा तो तुम्हारे हाथ में गड्ढा पार कर देगा, गड्ढा कर जाएगा वो। अगर वायु में घर्षण ना हो तो बारिश की बूंदे जो गिर रही है, अगर तुमने हाथ ऐसे बाहर निकालते तो हाथ जाता तो पूरा, लेकिन आता, है ना, एक छलनी बन के तुम्हारा हाथ बाहर आता, अंदर आता वापस, है ना। छलनी समझते हो, छोटे 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 गड्ढे होते हैं, वो आटा छानने की, गेहूं छानने की छलनी आती है, उस प्रकार का हाथ हो जाता तुम्हारा, छोटे 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 गड्ढे हो जाते तुम्हारे हाथ के अंदर। क्यों, क्योंकि ये अनंत से गिर रही है चीजें, है ना, तो अनंत से गिर रही है तो यहाँ पे छोटे 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 गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि क्या होता है, वह थोड़ी देर बाद नियत वेग से या कुछ नियत वेग से गिरना शुरू कर देती है, ये वायु घर्षण के कारण होता है। तो जब हमारे पास आती है तो कुछ नियत वेग से या बहुत कम वेग से आती है। इसी प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था ई की पावर एक्स का ग्राफ था, ठीक है। ऐसे ही एक और ग्राफ बनता है ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ई की पावर माइनस एक्स का, इसका उल्टा बनेगा, ई की पावर एक्स इधर है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स उल्टा आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा ये ग्राफ, बस इतना याद रखना है आपको। क्लियर है मामला, चलो। तो यह सारी बातें हमें पता होनी चाहिए थी, है ना। ये जो आखिरी में मैंने ग्राफ आज तुम्हें बताया, ये कृपया करके बस ध्यान रख लो कि इसका ग्राफ ऐसा होता है ना, इसका ग्राफ ऐसा होता है, यही ध्यान रख लो बस। अच्छा, आगे बढ़ते, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आज की क्लास में, अवकलन। अवकलन ना, मैं अवकलन का बेसिक पढ़ाऊंगा आज। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के अवकलन के नहीं बने, हो सकता है कुछ बन जाए। तो जो क्वेश्चन बन जाएंगे होमवर्क में वो कर लेना, जो नहीं बनेंगे उन्हें छोड़ दे सकते हो, आप कल की क्लास में कर सकते हो, ठीक है। कल की क्लास ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? क्या सभी कान खोलकर मेरी बात सुन रहे हैं? ऐसे करो कान को, ऐसे करो, ऐसे करो कान को। हाँ, इनके ग्राफ फिक्स होते हैं शिवानी बेटा, वही तो मैं हिंदी में बोल के समझा रहा हूं तुम्हें इतनी देर से। ये फिक्स्ड ऐसे ही बनने हैं हमेशा। ऐसे करो कान को, हाँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान। कल की क्लास हमारी 3 बजे होने वाली है दोपहर में।
कितने बजे होने वाली है कल की क्लास? 3 बजे दोपहर में क्लास होएगी। कितनी बजे क्लास होगी? 3 बजे दोपहर में क्लास होगी। 4 की जगह 3। अच्छा, क्या कोई ऐसा है जिसको इस बात में आपत्ति है कि सर 3 बजे तो मैं क्लास नहीं कर सकता, मैंने तो कसम खाई थी जिस दिन डाउटनेट में एडमिशन लिया था, जिस दिन आरएम बैच में एडमिशन लिया था, कि क्लास करूंगा तो 4 बजे से ही करूंगा, वरना मैं क्लास नहीं करूंगा। क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है कि अगर 3 बजे क्लास होगी तो? क्यों? क्योंकि मैं तुझे ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी है ना मैं करना चाहता हूं ना। वो आजकल डायलॉग वायलॉग चल रहा है ना, मुझे पता है मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं बर्बाद होना चाहता हूं, मैं डूबना चाहता हूं। तो वैसे ही मुझे पता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं तुम्हें पढ़ाने में, और इसके बाद में भी हम और पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है तुम इस मेहनत को जाहिर, मुझे जैसे उम्मीद है तुम जाहिर नहीं जाने दोगे, लेकिन हमें मेहनत करना होगी, हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं ये करना चाहता हूं। 5 बजे 5:30 बजे तक क्लास चलेगी। 3 से मतलब कल मैं 1 घंटा ज्यादा करना चाहता हूं क्लास, 1 घंटा ज्यादा करना चाहता हूं क्लास। नहीं यार, रोज फिर उल्टी बातें कर रहे हो। क्या बोल रहा हूं? रोज 3 बजे क्लास होगी क्या? नहीं, केवल कल का दिन 3 बजे क्लास होगी। कल का दिन 3 बजे क्लास होगी। ठीक है, किसी को अगर कोई भी आपत्ति हो तो मुझे बता सकते हो। 1 बजे देखो, अब किसी को नेता बनने की जरूरत नहीं है। 1 बजे कर लो, 2 बजे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। करने के तो बहुत कुछ किया जा सकता था जिंदगी में। करने को तो तुम नीट भी निकाल सकते थे पहली बार में, या करने को तो तुम पहली बार में नीट निकाल भी सकते हो। तो वो तुम करके बताओ, मुझे जो करना है वो मैं करके बता रहा हूं, है ना। बेसिक मैथ्स कब खत्म कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, बस इतना करना है कि कल 3 बजे क्लास होगी। हाँ या ना? क्लियर है मामला सभी को? नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर कोई नहीं कर पाएंगे तो बता दो। अगर कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे तो हम क्लास नहीं करेंगे 3 बजे। ठीक है, क्योंकि कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं। किसी का 3 बजे अगर नहीं कर पाओगे क्लास, तो क्लास बीच में आओगे तो समझ नहीं आएगी। हाँ, अभी मैं छुट्टी कर रहा हूं, लेकिन कल 3 बजे क्लास करूंगा। टाइम चेंज नहीं हो रहा है, डेली के लिए नहीं हो रहा है, शुद्ध हिंदी में बोलकर बता रहा हूं। 2 चीजें। आज होमवर्क नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें अवकलन के सवाल है, जिससे अवकलन बनता है वो कर सकते हो। दूसरी बात, कल 3 बजे क्लास होगी। ठीक है, कल है 7 जून। क्यों हो रही है? क्योंकि मैं अवकलन को एक बार में पूरा खत्म करना चाहता हूं 2.5 घंटे में। उसमें मैं ब्रेक नहीं देना चाहता हूं। उसमें ब्रेक दूंगा तो तुम चीजें भूल जाओगे। एक बार में ही पूरा सॉल्व करवाना चाहता हूं मैं अवकलन। प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। मैं काफी बार बोल चुका हूं, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए आप लोग, है ना। मैं अवकलन समाकलन खत्म कर एक दिन ऐसा रखूंगा जिसमें मैं केवल और केवल होमवर्क के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मुझे आपत्ति है। अच्छा, और किसी को आपत्ति? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अवकलन आता है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात। चलो, बहुत बढ़िया। केवल 2 बच्चों ने बोला है आपत्ति है, इसके अलावा और किसी को आपत्ति?
कल 3 बजे क्लास होगी। और किसी को आपत्ति इसमें? नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। वेरी गुड, 3 बजे डन। टेस्ट होगा इस संडे को? हां, इस संडे को टेस्ट होगा। आई एम रेडी, वेरी गुड। दूसरा संडे एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा भले फिर भी, लेकिन 90% चांस है कि इस संडे टेस्ट होगा। अवकल इंपॉर्टेंट है? हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो 99.99% बच्चों ने बोला है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी चल रही होगी, तो कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, आज होमवर्क नहीं करना है क्योंकि होमवर्क में अवकलन के सवाल है। दूसरी बात, कल 3 बजे क्लास होगी, 7 जून को 3 बजे क्लास होगी। हाँ, 3 बजे क्लास होगी, ऐप पर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तुषार पटेल को आपत्ति है। जय शर्मा, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे मिल गए आपत्ति वाले। तो बेटा आप लोग एक काम कर सकते हैं कि क्लास में, है ना, जब आए तो अगर लेट आ रहे हो तो क्लास पीछे से देखना शुरू कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा फीचर जो ऐड किया गया है आपकी क्लास में, वो लाइव क्लास को आगे पीछे कर सकते हैं। तो लाइव क्लास में जब भी आप आए तो स्टार्टिंग से क्लास देखें। टेस्ट किस तरीके का होगा, टेस्ट कब देना, वो सब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। केवल 3 बच्चों को आपत्ति है, मतलब 3-4 हजार में 3 बच्चे, तो फिर हम। जय शर्मा, आपको नेता बनने की आवश्यकता नहीं है ना, कि क्या कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। चलो 4 बच्चे हो गए आपत्ति वाले। चलिए, तो कल जो है वो 3 बजे हम क्लास डन कर रहे हैं। डन, डनाडन, डन, 3 बजे क्लास 100% डन।